हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसलिए पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की कंबाइन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर है ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ कंटिन्यू आपका चलने वाला है। डोंट वरी, बहुत अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है आपको। जेई एडवांस, जेई और नीट के व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन सीईटी के व्यू से। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है आपका ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट है मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से समझिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, और इसमें जो थर्ड पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसके कुछ रीजंस हैं। क्यों रीजन है कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया? वो रीजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज, जो आपका चार्ज होता है, चार्ज इज स्टेशनरी। चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर स्टेशनरी होता है, जिसको आप कह सकते हो चार्ज इज इन रेस्ट। चार्ज किस में है? रेस्ट में है। स्टूडेंट्स जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम बात इलेक्ट्रोडायनामिक्स की करते हैं, दैट मीन्स कि वहां पर जो चार्ज है, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज क्या करता है स्टूडेंट्स? मूव करता है। क्लियर? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो चार्ज है स्टूडेंट्स, चार्ज इज एक्सीलरेटेड। अब देखो स्टूडेंट्स, आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि जब चार्ज स्टेशनरी हो, ठीक है ना, तो वहां पर कौन सी फील्ड बनती है? जब चार्ज स्टेशनरी होता है स्टूडेंट्स तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कैसी फील्ड बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। समझ में आई बात? और जब चार्ज मूविंग होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कौन सी फील्ड बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट्स जब चार्ज एक्सीलरेट होता है, ठीक है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनती है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगी। साथ में वेव निकलती है। कौन सी वेव निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है स्टूडेंट्स 7 टाइप की, 7 टाइप ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव कितने टाइप की होती है स्टूडेंट्स? 7 टाइप की होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डीप में स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम सभी चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू कैसे बनता है? एमसीक्यू ये बनता है स्टूडेंट्स कि अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो वहां पर कौन सी फील्ड बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन इस तरीके भी से हो सकता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप कहोगे स्टेशनरी चार्ज। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो आप कहेंगे मूविंग चार्ज। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव? तो आप कहेंगे एक्सीलरेटेड चार्ज। आप होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक नी पॉइंट था जो बार बार रिपीट हो रहा था। वो वर्ड था, वो नी पॉइंट था चार्ज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द चार्ज, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज के अबाउट में। देखिए फ्रेंड्स, चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है ना, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसके पास, जैसे कि लाइक ए मास इज ऑल्सो इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। अगर कोई भी बॉडी है तो उसके पास मास होगा। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से जैसे कोई भी बॉडी हो तो उसके पास चार्ज जरूर होगा, ठीक है ना। इनहेरिएंट मतलब ऑटोमेटिकली उस बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे चार्ज इज इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है। इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चार्ज किसी भी बॉडी की एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है जो रिस्पॉन्सिबल है या जो रिस्पॉन्स करता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है तो दैट मीन्स कि उस बॉडी के पास चार्ज है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें देखिए चार्ज का कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बस आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप वहां पर यही डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, चार्ज के बारे में सबसे पहले जिसने डिस्कशन किया था उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इन्होंने सबसे पहले चार्ज की स्टडी की थी, ठीक है। इसमें जो चार्ज होता है, चार्ज का एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है स्टूडेंट कूलम। क्या होता है? कूलम होता है। सॉरी, कूलम की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। इसमें चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम है, और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट वो है, मैं आपको बता रहा हूं, स्टैट कूलम, ठीक है। और ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और एक और यूनिट होता है एब कूलम। क्या होता है? एब कूलम, ठीक है। और ईएमयू भी होता है। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्टूडेंट्स, ये है आपके सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज और ये था एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए अब रिलेशंस की स्टडी कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट का रिलेशन पढ़ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। अदरवाइज आप कह सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, 1 स्टैट कूलम, 1 एब कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टैट कूलम, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 EMU, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स,
जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर जो एसआई यूनिट होते हैं, सॉरी सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है, वो होता है स्टैट कूलम और एएसयू। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर जो यूनिट होने वाला है, सीजीएस यूनिट होने वाला है चार्ज का, वो होगा एप कूलम, अदरवाइज आप कहेंगे EMU। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, अदरवाइज स्टैट कूलम को आप रिप्लेस कर सकते हो ESU के साथ। और 1 एप कूलम इक्वल टू होगा सेम 3 × 10 की पावर 10, आप ऐसे लिख सकते हो ESU। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो आप देखिए 1 कूलम अगर मैं इसको एप कूलम के फॉर्म में लिखूं या EMU के फॉर्म में, तो वो होने वाला है 1 कूलम इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 3 × 10 की पावर, यहां पे देखिए 3 × 10 की पावर 9 है। थोड़ा सा रुकिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इस वाले स्टेप को हम कंटिन्यू करते हैं, इस वाले स्टेप को। तो देखिए ध्यान से 1 एप कूलम, ठीक है ना, 1 एप कूलम 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए 1 एप कूलम इक्वल टू 3 × 10 की पावर 10 स्टेट कूलम, और 1 एप कूलम इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम इनटू 10 की पावर 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स इस वाले टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। देखिए 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम की जगह पर हम 1 कूलम लिख सकते हैं, तो ये होगा 1 एप कूलम इक्वल टू, और इसके प्लेस पर हम लिखेंगे 1 कूलम, यानी कि ये हो जाएगा 10 कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू होगा 1/10 एप कूलम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये सारे रिलेशंस अच्छे तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा और स्टडी करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, एटॉम की बात करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एटॉम क्या होते हैं? एटॉम के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट होता है, एटॉम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में क्या होता है? स्टूडेंट न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज कह सकते हो, या नेट चार्ज वहां पर 0 होता है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो एटॉम का होता है, सेकेंड पार्ट, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट वो होता है रिमेनिंग न्यूक्लियस, भी आप कह सकते हो रिमेनिंग न्यूक्लियस, जहां पर, या ऑर्बिट कह सकते हैं आप, ऑर्बिट। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, हमें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ये बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें, बट इनको ध्यान में रखनी है। चलिए थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, एटॉम्स को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम एटॉम्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एटॉम्स में 2 पार्ट हैं, एक ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और एक न्यूक्लियस है जहां पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि एटॉम न्यूट्रल है, ठीक है ना, एटॉम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी में
अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी या वो एटॉम्स क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, आपको थोड़ा समझना होगा कि जो एटॉम्स होता है, जैसे कि ये सेंटर, यहां पर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में यहां पर कहीं पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन है ये टाइटली बॉन्डेड होता है, टाइटली बाउंडेड, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है इन चार्जिंग प्रोसेस, इन चार्जिंग प्रोसेस, इन चार्जिंग प्रोसेस always electron is transfer, electron is transfer। समझ में आई बात? चार्जिंग प्रोसेस में हमेशा कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम कहते हैं चार्जिंग। ठीक है, charging is a process, charging is a process in which charge is transferred from one body to another body। देखो स्टूडेंट्स, चार्जिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड की स्टडी करेंगे, नो डाउट, लेकिन वो थोड़ी देर बाद करेंगे स्टूडेंट्स। अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन किस पे कर रहे हैं? एटॉम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्जिंग प्रोसेस की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। कुछ बेसिक फंडे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया कि चार्जिंग प्रोसेस में हमेशा किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन कैसा है? टाइटली बॉन्डेड है। तो आप कह सकते हो प्रोटॉन कैसे रहने वाला है? इमोबाइल रहने वाला है। इमोबाइल मतलब कि मूव नहीं करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो मोबाइल रहेंगे, यानी कि वो मूव करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कह दिया कि एक बॉडी है मेरे पास, जैसे कि ये बॉडी ए, मैंने कहा कि जो बॉडी ए है ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसी बॉडी है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यह पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होगा यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है ना, या आप कह सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन the number of electron is less than the proton। ठीक है, या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी कह सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने कहा मेरे पास एक बॉडी ए है जो कि पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है, तो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैं इसको लिख के बताता हूं, यहां पे इस तरीके से देखिए, Np ग्रेटर देन Ne, ऐसा होगा। सही लिखा था मैंने, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले से ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेड का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर सपोज करो मेरे पास एक दूसरी बॉडी बी है, बॉडी बी है। ठीक है, और मैंने कहा कि ये एक नेगेटिव चार्जेड बॉडी है। कैसी बॉडी स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्जेड बॉडी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्जेड बॉडी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ज्यादा हैं और प्रोटॉन के नंबर्स कम हैं।
या आप कह सकते हो कि दूसरी लैंग्वेज में बॉडी हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन, बॉडी हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। स्टूडेंट्स देखो मैंने आपको दोनों केस बताए। न्यूट्रल के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी, जिसको दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बॉडी बी, जिसको मैंने कहा कि सपोज करो कि नेगेटिव चार्जेड बॉडी है, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप कह सकते हो कि बॉडी हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है। और जहां पे दोनों के नंबर सेम हो मतलब कि वो बॉडी कैसी है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने जा रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, बहुत आगे काम आने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। समझ में आई बात। एक कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चार्ज दोनों में सेम होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं मास की बात कर लूं, मास, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10 की पावर -31 kg, ठीक है। और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.675 10 की पावर -27 kg। और एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.679 10 की पावर -27 kg, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं 1 एटॉमिक मास यूनिट की, है ना, छोटे से टर्म से जस्ट आपको देख लेना है। और 1 AMU, 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास होता है 1.66 10 की पावर -27 kg। AMU का मतलब होता है स्टूडेंट्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट की स्टडी हम डीप में करेंगे, लेकिन कब, मॉडर्न फिजिक्स में। तो भी आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि 1 AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसके अंदर मास होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अभी भी हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पता भी होगा। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। मतलब अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाके रख दूं, है ना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज को, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पर इनके बिटवीन में और रिपल्सन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, रिपल्सन होगा। और यहां पर मैंने दो नेगेटिव चार्ज को पास पास में लाके रख दिया, तो भी इनके बिटवीन में क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है। रिपल्सन पूरी इंसानों वाली हरकत होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है। सेकेंड प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अनलाइक जो चार्ज होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर इनको आप पास में लाके रखोगे तो उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन होगा। क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये चीज मैंने आपको बताई है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज कैसी क्वांटिटी स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनका जो एडिशन होगा वो सिंपल अलजेब्रा मेथड से होगा, यानी आप कह सकते हो चार्ज इज एडिटिव। अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। सपोज करो जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव यहां पे +9 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे +3 कूलम चार्ज है। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए बॉडी थी, ये जस्ट बॉडी इमेजिन करना है आपको, तो इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज तो आप कहोगे 9 + 3 12 -2, यानी कि आप कह दोगे कि -10 कूलम चार्ज। जस्ट एग्जांपल था स्टूडेंट्स, एग्जांपल था। यानी चार्ज इज एडिटिव का मतलब होता है टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 और कहां तक जाना है स्टूडेंट्स? n नंबर तक। यानी बॉडी के अंदर जितना चार्ज होगा उनको सबको आपको ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा मेथड से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चार्ज इज ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफरेबल है ना, जिसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज मुझे और बतानी थी आपको। सपोज करो मेरे पास दो बॉडी है, दो बॉडी, ये बॉडी A है और ये वाली बॉडी B है। यहां पर अच्छा दोनों ही बॉडी आइडेंटिकल बॉडी हैं, बोथ, मैं आपको एक बात बता दूं, बोथ बॉडी इज आइडेंटिकल बॉडी, बोथ बॉडी इज आइडेंटिकल बॉडी, ठीक है। अब आइडेंटिकल बॉडी है, इसका मतलब है कि दोनों बॉडी बिल्कुल सेम है, लेकिन एक यहां पे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज है और यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज है और 100 प्रोटॉन, यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इस बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, इस बॉडी के पास भी 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने कुछ भी किया, एक चार्जिंग मुझे करनी है, मैंने कुछ भी करके पहली बॉडी से यानी कि बॉडी A से बॉडी B पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दिया, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि प्रोटॉन तो मूव नहीं करेंगे, कौन मूव करने वाला है? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 98 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 100 प्रोटॉन होंगे। बट दूसरी बॉडी जिसने कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो उसके पास 102 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 100 प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन इमोबाइल होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? इमोबाइल होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने क्या देखा कि दोनों ही बॉडी आइडेंटिकल है। अच्छा एक बात बताइए, जब 2 इलेक्ट्रॉन का यहां से ट्रांसफर हुआ तो क्या उनका मास का भी ट्रांसफर हुआ? हाँ जी बिल्कुल, मास का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, और मास कितना होता है ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। कितना होता है? 9.1 10⁻³ kg, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फैन चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम one body to other body mass is also transfer, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मास इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो स्टूडेंट्स अगर यहां पे दोनों ही बॉडी आइडेंटिकल बॉडी हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि मास ऑफ नेगेटिव बॉडी is a larger than mass of positive body। क्लियर है ना? यहां पे 102 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 98 इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों के बीच में 4 का डिफरेंट आ रहा है। देखो दोनों में प्रोटॉन सेम है, तो डिफरेंस किसने क्रिएट किया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। तो आप कह सकते हो कि मास ऑफ नेगेटिव बॉडी
is larger than the positive body, ठीक है, for an identical body। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज तभी अप्लाई होगी जब दोनों ही बॉडी कैसी हो, आइडेंटिकल बॉडी हो, ठीक है, फॉर एन आइडेंटिकल बॉडी। अच्छे से देख के लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मास ऑफ नेगेटिव बॉडी इज लार्जर देन द पॉजिटिव बॉडी, मास ऑफ पॉजिटिव बॉडी फॉर एन आइडेंटिकल बॉडी। ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल बॉडी के लिए है। स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, आप उनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, नो गेन, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम जहां से आप कुछ निकालोगे भी नहीं और कुछ ऐड भी नहीं करोगे, नो गेन नो ऐड, है ना। या आप कह सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है नो एक्सचेंज सिस्टम, जहां पर किसी भी तरीके का ट्रांसफर ना हो। तो एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड सिस्टम हो, वहां पर चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिया था, वो देखिए। सपोज कर लेना कि वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम था। कैसा सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। वहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया था बॉडी ए का, और ये थी आपकी बॉडी बी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है। दूसरी बॉडी में भी 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 प्रोटॉन थे। यह आपकी इनिशियल केस था, और मैंने कहा था मैंने कुछ भी करके मैंने ट्रांसफर करवाया, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये थी आपकी बॉडी ए, ये थी आपकी बॉडी बी, और तब वहां पर आपने देखा था कि 98 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया था। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे स्टूडेंट्स, ट्रांसफर हो गए थे, ठीक है। और इसके पास 98 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन हो गए थे, और यहां पर 102 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन। इसमें से अगर आप टोटल करोगे इस पूरे सिस्टम का टोटल करोगे, तो पूरे सिस्टम का टोटल करने पर आप देखेंगे कि यहां पे 200 इलेक्ट्रॉन है और 200 प्रोटॉन है। और इस पूरे सिस्टम का एक बार फिर से टोटल करिए, ये इनिशियल केस था और ये आपका फाइनल केस है, ठीक है ना, जहां पर आपने चार्ज का ट्रांसमिशन वगैरह किया है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे फाइनल वैल्यू तो 200 इलेक्ट्रॉन है और 200 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, चार्ज इज क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइजेशन। अब आपको ये बात समझा, थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। चार्ज इज क्वांटाइजेशन मतलब क्या, मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूं, पहली चीज तो आपको क्वांटम का मतलब पता होना चाहिए। क्वांटम का मतलब होता है पार्टिकल। क्वांटम का मतलब क्या होता है, पार्टिकल, ठीक है। क्वांटम का मतलब पार्टिकल, ठीक है, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, नो डिवाइड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान रखनी है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक छोटा सा नंबर x1, क्या 1 को डिवाइड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। 1 को जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, जैसे कि 0.5 आ सकता है, 0.15 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 0.15 को डिवाइड किया जा सकता है, हाँ जी इसको भी किया जा सकता है। 0.5 को भी डिवाइड किया जा सकता है, 0.25 हो सकता है ना। लेकिन क्वांटम का मतलब होता है एक ऐसी छोटी वैल्यू जिसको कभी भी डिवाइड ना किया जा सके। स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है कि जिसको डिवाइड ना किया जा सके, नो डिवाइड, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट वैल्यू या क्वांटम, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल, ठीक है। तो चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं आपको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट सपोज करो कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है ना। उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज इन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है ना, इस तरीके से ये बॉडी है, बॉडी ए। मैंने आपसे कहा कि इस बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट तो इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। तो इस बॉडी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। रिपीट करता हूं, सपोज करो मेरे पास एक बॉडी ए है और मैंने आपसे पूछा कि इस बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। तो स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले हैं उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। स्टूडेंट सपोज करो कि ये जो बॉडी ए थी इसमें से आपको 100 इलेक्ट्रॉन मिल गए। कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए स्टूडेंट्स? 100 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इस बॉडी का चार्ज कितना होता? तो आप लिखते हैं Q इक्वल टू NE, ठीक है, Q इक्वल टू NE, 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले रहे। तो आप लिखते हैं Q इक्वल टू NE, N की वैल्यू 100 रखते और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आपको वैल्यू मिलती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। क्या बात समझ में आई? किसी भी बॉडी का अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, Q इक्वल टू NE। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो Q इक्वल टू NE, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला हमें मिला चार्ज इज क्वांटाइजेशन से। चार्ज इज क्वांटाइजेशन का मतलब है टोटल चार्ज इन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी का अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो उस बॉडी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये चीज किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बेस पर हम कल कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स करेंगे जहां से आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए चार्ज की कुछ दूसरी प्रॉपर्टी है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर हम कल कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट का मतलब लास्ट वैल्यू जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें देखो चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज
इज इनवेरिएंट। अब आपको इसका मतलब समझना होगा, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज वेरी नहीं करता, है ना, चार्ज वेरी नहीं करता, उसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट। स्टूडेंट समझो, कोई चार्ज है ना, ये मान लीजिए कोई चार्ज क्यूब है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टी टाइम के बाद, ये टी इक्वल टू 0 टाइम की बात है, तो टी इक्वल टू टी टाइम पर मैंने चार्ज को कुछ वेलोसिटी v दे दी, तो स्टूडेंट्स क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is not change with change in speed, है ना। आप चार्ज की स्पीड को अगर चेंज करो, सपोज करो कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड को अगर आप चेंज करोगे तो चार्ज का अमाउंट नहीं चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। इसी तरीके से आप एक बात ये भी कह सकते हो, चार्ज is not depend on frame of reference। frame of reference, frame of reference क्या होता है स्टूडेंट्स? frame of reference का मतलब होता है ऑब्जर्वर, frame of reference का मतलब होता है ऑब्जर्वर, ठीक है। और ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर, देखो स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑब्जर्वर दो टाइप के होते हैं। एक ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी होता है और वो खड़े होकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को चलता हुआ ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वर होता है जो मूविंग होता है, यानी आप कह सकते हो एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है और दूसरा एक ऑब्जर्वर है जो मूविंग है, ठीक है। कोई बंदा रेस्ट में खड़े होकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी बंदे को या किसी दूसरी चीज को मूविंग यानी चलते हुए ऑब्जर्व करता है, उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डीप में स्टडी आप काइनेमेटिक्स में करोगे, जो आपको सर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे वहां पे, ठीक है ना। बस फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने चार्ज और चार्ज से रिलेटेड जो चार्ज की प्रॉपर्टी हैं उनको आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्म्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होंगे, चार्ज से रिलेटेड होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कंसेप्ट के साथ। बाय।